कक्षा 10वीं हिंदी पिछली वीडियो में शुरू के 3 यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की जो प्रश्न उत्तर था उस वीडियो में भेजा गया है और इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट है 4.1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। 4.1 शहीद वीर नारायण सिंह का प्रश्न है, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन से गुण प्राप्त हुए? अपने दादा बिसाई ठाकुर से इन्हें दृढ़ता और अपने पिता राम राय से जन सेवा और साहस ये गुण प्राप्त हुए। फिर अगला प्रश्न है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज निकालने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था? माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज निकालने के पीछे जमींदार का उद्देश्य था कि भूखे किसानों का पेट भरना। इसके बाद है, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई? तो शहीद वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति इसलिए असफल हुई क्योंकि सफल नेतृत्व का अभाव था और पहले से पूर्व जो रणनीति होती है उसे नहीं बनाया गया था, इसलिए विद्रोह असफल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है 4.2 गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का प्रश्न देखेंगे। चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर है, जैसे अतिथियों को घर में आमंत्रित किया जाता है, आते हैं और खाना खाकर बाहर से ही लौट जाते हैं, चिड़ियों के दाना चुग जाने के बाद वैसा ही महसूस हो रहा था। धीरे धीरे घर घर बन रहा था, इस पंक्ति में किन बदलावों और उम्मीदों को संकेत करती है? तो धीरे धीरे घर बन रहा था घर, तो इस पंक्ति में कवि को घर अपना घर जैसा लगने लगा था, मतलब सकारात्मकता आ रही थी इसमें, ये इसमें दिखाया गया है। कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है? जिस तरह अतिथि आते हैं समारोह में और खाना खाकर लौट जाते हैं, चिड़ियों ने भी इस आमंत्रण का मान रखा और बाहर से ही बाहर दाना चुगी और लौट गई। अब छत्तीसगढ़ी लोक कला वाला पाठ है। तो मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है? मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग विराग, तो मनुष्य दुख में सुख में हर अपने तीज त्यौहार में हर प्रथा में अपने जो मनोभाव है इस लोक कला के माध्यम से व्यक्त करता है, इसलिए कहा गया है कि संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग विराग लोक कला में सन्निहित है। अगला प्रश्न है, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो यह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है यहाँ पे, और लौकुश की जो परवरिश यहीं पर हुई थी। इसके अलावा जब शबरी ने मीठे बेर खिलाए थे तो शबरी किसी जगह इस स्थान पर, तो शबरी का आश्रम है यहाँ पर। इसके बाद है, नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। तो नाचा विधा में पुरुष जो होते हैं परी का कपड़ा पहनकर नृत्य करते हैं, सारी रात नृत्य होता है और अंत में गम्मत होता है, जिसके अंतर्गत प्रहसन होता है, कुछ अच्छा संदेश दिया जाता है। दोनों को मिला के नाचा और ये जो संदेश होता है, तो दोनों को मिला के नाचा विधा इसी को कहा गया है। आदिवासी अंचलों में प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? आदिवासी अंचलों में सुवा नृत्य, कर्मा, ददरिया, ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है पार्ट का, इसमें देखिए लोरिया, देवभोग में, तो मांडर, ये बहुत सारे नृत्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां इकाई का है, ये जिंदगी फिर चमक जाए। तो इसमें है, बगिया में कोयली जैसा कूकने के लिए क्यों कहा जा रहा? जैसे कोयल की आवाज़ बगीचे में बहुत ही सुहावनी लगती है, हम किसी से अगर मिले तो प्रसन्नतापूर्वक इसी तरह मिले कि हमसे जो मिले वह प्रसन्न हो जाए, इसलिए कहा गया है। इसके बाद है, भुइयाँ के पीरा से कवि का क्या आशय है? भुइयाँ के पीरा, इस धरती को समझो, क्योंकि ये धरती अनाज के रूप में हमें सोना देती है, तो इसलिए कहा गया भुइयाँ के पीरा को समझने के लिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, मरिया। मरिया में है,
दुब्बर बर दू आषाढ़ होगे का क्या मतलब है? आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, ये जो मास होते हैं हिंदी महीने के, तो आषाढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और दुब्बर, दुब्बर माने एक गरीब के लिए कहा गया है। जब टूटी फूटी झोपड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हर चीज़ की परेशानी होती है जब तेज़ बारिश होती है। तो इसीलिए कहा गया है, एक तो गरीबी, दूसरे उस पे और ज़्यादा जो मरिया का इनके ऊपर भात और भोज देने का जो बात होता है, तो इसलिए कहा गया है कि दुब्बर बर दू आषाढ़ होगे। सिकुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। तो इसमें है सिकुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी, तो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति की जो कही गई बातें हैं, क्योंकि वो भी कलाकार थे, तो उसने कहा था अपने एक इसमें नृत्य के दौरान कि नहीं पीबोन दारू, दूध दही न पीबो अमन, नहीं पीबोन दारू। लेकिन आजकल के लोग उल्टा हो गए हैं और मरिया का भात मांगते ही है, कहते कहते रो पड़ी। अगला प्रश्न है, मरिया प्रथा ने सिकुमार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया। एक किसान था, किसान क्या हो गया, मरिया प्रथा के बाद अपना खेत जब बेच देता है, बैलों की जोड़ी बिक जाती है, उसके पत्नी के गहने बिक जाते हैं, तो वह किसान से मजदूर हो जाता है, दूसरों को खेतों में मजदूरी करने लगता है। तो मरिया प्रथा ने इस तरह सिकुमार की ज़िंदगी बदल दी। अगला पाठ है, शील के बरवे छंद। मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है। एक लड़की मायके में जिस तरह उनका शान होती है, उनकी इज्जत होती है, ससुराल में भी इसी तरह होती है। उसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। अगर थोड़ा भी कुछ स्थिति खराब होती है तो मायके वालों को सुनना पड़ता है। और मायके और ससुराल के बीच पातर प्राण इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों के बीच फिर जो मधुर जो संबंध होते हैं वह बिखराव में बदल जाते हैं। नायिका के मन का धारा के विपरीत जाने का संदर्भ दीजिए। तो जब नायिका मायके में होती तो उसको ससुराल की याद आती, ससुराल में जब रहती है तो मायके की याद आती है। तो धारा के विपरीत जाने का इसीलिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन दर्शन, जीवन का झरना। इस पाठ से हम देखेंगे जीवन दर्शन, जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं इस पाठ में। संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भावबोधों से जुड़ता है। कैसे अपने विचार प्रस्तुत, झरना हमेशा संदेश देता है आगे ही आगे बढ़ने का, ये हमारे मानव जीवन का बोध कराता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता उक्त पंक्ति का आशय जीवन में कब और कब जिस तरह पानी कभी रुकता नहीं है, झरने का पानी हमेशा आगे ही आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में कंकड़ पत्थर लकड़ी पेड़ सब कुछ आते हैं, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये संदेश देता है। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। जब पानी रुक जाएगा तब मनुष्य का मृत होना बताया गया, क्योंकि पानी जिंदगानी है। 6.2 का एक था पेड़ और एक था ठूंठ। प्रश्न है इसमें, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ सूखा हुआ पेड़ होता है, और हरा भरा पेड़ जिस तरह से हवा के झोंकों में वह लहराता रहता है, और ठूंठ स्थिर रहता है, उसको आंधी बारिश तूफान से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी तरह मनुष्य को भी समय के साथ परिवर्तन जरूरी होता है। दृढ़ मतलब मृत होता है। अगला क्वेश्चन है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ किस मानवीय भाव को प्रकट करते हैं। अपने शब्दों में लिखिए। बांझ के हरे भरे पेड़ सदा लहराते रहते हैं और हवा की जिस तरफ हवा का रुख होता है उस तरफ वह मुड़ते रहते हैं, लेकिन ठूंठ मतलब मनुष्य दृढ़ होता है और अकड़ू किस्म का जो होता है वह टूट जाता है। तो यह मानवीय भाव को प्रकट करते हैं। प्रकृति के साथ हमेशा बदलते रहना चाहिए। एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। एक था पेड़ और एक था ठूंठ, जो लेखक रहते हैं वो अपने खिड़की से देखते रहते हैं यह दृश्य को कि एक बांझ का हरा भरा पेड़ रहता है जो बहुत ही खूबसूरत रहता है और लहराता है हवा के झोंकों के साथ इधर उधर। वह
लहराता रहता है और ठूंठ जो रहता है स्थायी रहता है, और कुछ समय पश्चात एक कुल्हाड़ी लेकर एक व्यक्ति आता है और उस पेड़ को काट कर ले जाता है। तो इसी तरह मनुष्य को भी जीवन में परिस्थितियों के अनुसार समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो ठूंठ के पेड़ की तरह वह टूटकर बिखर जाते हैं। इसके बाद साध 6.3 का है साध। इसमें कवि की कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ साध है। कवित्री को किस प्रकार जीवन व्यतीत करने की चाहत है। एकांत हो, जहाँ कलकल करते नदियाँ हों और एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी हो, और वहाँ पे कल्लोलिनी नदी मतलब कलकल बहती हुई नदी का साफ़ सुथरा जल पिएं और वहाँ अपनी कविताएं लिखें, वहाँ उन्हें परेशान करने वाला कोई ना हो, इस तरह की चाहत रहती है। रुचिर रचनाओं से कवित्री का क्या आशय है। ऐसी कविताएं लिखें, ऐसी रचनाएं लिखें जो हर किसी को रुचिकर लगे, हर किसी को पसंद आए और वह जन जन के ज़बान तक पहुँचे। जीवन में निरालापन कहकर कवित्री ने क्या संकेत किया है। जीवन जिस तरह लहर के बाद लहर एक पानी में जब उठती रहती हैं, तो हमारा जीवन भी इसी तरह से हर दिन नयापन और निरालापन होना चाहिए। इसके बाद 7th का है, 7वां यूनिट है, तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। जो 8वें का है साहित्य वाला पार्ट है बच्चों, इसको आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक।